फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो पीओ वाला टेस्ट है, SKPO1 AAJKN। ठीक है, और जो टेस्ट है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, आसान ही था टेस्ट। तो इस टेस्ट के अंदर हम जो फिलर हैं और जो हमें पैराजम्बल गिवन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले फिलर जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, His vision could well be the dash that the policy maker used to dash the banking sector। कह रहे कि उसका विजन जो है वो ये हो सकता था कि जो पॉलिसी मेकर है वो यूज़ करेंगे डैश बैंकिंग सेक्टर, जो बैंकिंग सेक्टर है उसको डैश करने के लिए। ठीक है, उसका विजन कुछ ऐसा था जो मतलब कुछ जो पॉलिसी मेकर जो हैं वो उसको यूज़ करके बैंकिंग सेक्टर जो है उसको इम्प्रूव कर सके या उसको अच्छा से बना सके, ये होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास रोड मैप। रोड मैप का मतलब होता है कि एक टाइप ऑफ ब्लूप्रिंट कह सकते हैं कि जो पहले हमने सोचा हो भाई इस टाइप से हम काम करेंगे, ये चीज़ें हमने प्लानिंग की है, वो होता है रोड मैप। ठीक है, फिर कह रहा है टू रिस्ट्रक्चर द बैंकिंग सेक्टर। रिस्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आने, कुछ इंप्रूवमेंट हमें करनी है। ठीक है, हो सकता है भी उसका विज़न ये था कि उसने एक क्या बनाया है, एक रोड मैप बनाया है जिससे बैंकिंग सेक्टर जो है क्या है, रिस्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन फर्स्ट को देखते ही हम क्या है ऑप्शन नहीं लगाएंगे, हम सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे कि कोई और ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो फिलर्स होते हैं उनके अंदर बेस्ट अप्रोच यही होगी कि हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा, तभी हम कर सकते हैं। अदरवाइज हमें 500 के 500 ऑप्शन कैसे लगेंगे कि ये भी फिट हो रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है ना। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड है मैनर और रीशेप। ठीक है, कह रहे उसका विजन जो है वेल बी द मैनर। अब मैनर जो है यहाँ पे कोई नहीं है, मैनर होता है किसी चीज़ को करने का जो तरीका है, तो उसका जो विजन है वो मैनर कैसे होगा कि या तो उसने एक सोच लगाई होगी अपनी भाई इस टाइप से करना है, तो वो मैनर नहीं होगा। जैसे बिहेवियर होता है वो कोई भी मतलब सेंस यहाँ पे नहीं दे रहा। ठीक है, वो हो सकता है शेप, हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर को शेप करने के लिए, शेप का मतलब हो जाता है उसके अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है ब्लूप्रिंट और प्लान। ठीक है, देखो ब्लूप्रिंट हो सकता है क्योंकि रोड मैप की कहीं ना कहीं सिनोनिम हो जाता है, ब्लूप्रिंट हो सकता है। लेकिन फिर कह रहा है प्लान, यूज टू प्लान द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर पॉलिसी मेकर जो होते हैं वो प्लान नहीं करते कि हमें कैसे बैंकिंग सेक्टर को वो करना है। उनको पॉलिसी मेकर जो होते हैं उनका काम होता है कि उसको अलग तरीके से बनाना है, उसके अंदर जो भी एग्जैक्ट में जो ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उनके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आने, उसको एक नया तरीका देना है। ठीक है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है वो भी हमारा कैंसिल हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन है रेमेडी एंड रिवाइज। अब देखो ही उसका विजन रेमेडी, रेमेडी का तो मतलब होता है कोई उपचार के लिए कोई चीज़ होती है जो उपचार करे, ठीक करे। ठीक है, ये भी कोई सेंस यहाँ पे नहीं दे रहा कि मतलब उसका विजन क्या रेमेडी उस चीज़ की। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाता है। फिर है अप्रोच। ठीक है, अप्रोच या फिर रिप्रेजेंट। अब देखो जो पॉलिसी मेकर है उसके विजन को रिप्रेजेंट करेंगे क्या, कि उसका विजन है उसको बैंकिंग पॉलिसी मेकर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई रिप्रेजेंट का मतलब होता है कि आप जैसे कोई है मतलब SK क्लासेस में जो भी बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करें। अगर कहीं जाए तो भाई मैं SK क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो वो होता है रिप्रेजेंट करना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को, तो उसके विजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो जाता है इससे। और अप्रोच भी नहीं होगा, देखो उसकी अप्रोच कैसे वो होगी कि उसका विजन की अप्रोच नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए फिफ्थ ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। हमारे पास ऑप्शन ही एक है कि उसका विजन जो है उसने कुछ ऐसा बनाया है जिसने मतलब उसका जो रोड मैप एक ब्लूप्रिंट टाइप बनाया है जिसको पॉलिसी मेकर जो है वो बैंकिंग सेक्टर को रिस्ट्रक्चर करने के लिए यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ए पर्सनस फॉर्मल एजुकेशनल बैकग्राउंड में डैश रिच बट कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि एक पर्सन की जो फॉर्मल एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, यानी कि किसी भी बंदे की जो बैकग्राउंड होती है, अभी उसने कैसी एजुकेशन पाई है, कैसे माहौल में वो रहा है, वो क्या है मे डैश रिच, क्या है वो रिच हो सकती है, मतलब कि बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत ज़्यादा उसने सीखा होगा वहाँ से, बट कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। टू सम डिग्री एजुकेशन डैश ए पर्सनस नॉलेज एंड स्किल बेस। कह रहा है कि कुछ डिग्री तक यानी कुछ हद तक जो एजुकेशन है वो पर्सनस की नॉलेज और स्किल बेस को क्या करती है, डैश करती है। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट है रिवील रिच एंड एडवोकेट्स ए पर्सनस नॉलेज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रिवील। रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ को आपको प्रकट करना हो, जो चीज़ ठीक है जैसे छुपी हुई है वो चीज़ सामने लेके आनी है। वो क्या है, जो फॉर्मल एजुकेशन है वो रिवील करती है रिच को। नहीं भाई, रिवील का मतलब होता है कोई चीज़ छुपी हुई है उसको बाहर लेके आना है, छुपा हुआ है उसको निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा नहीं होगा।
एजुकेशन एडवोकेट कर रहा है कि जो एजुकेशन है वो एडवोकेट करेगी पर्सन्स की स्किल को। एडवोकेट का मतलब होता है कोई सपोर्टर, जैसे कोर्ट के अंदर एडवोकेट होता है ना, वकील जो भी जिसके साथ मतलब है, जिस बंदे का केस लड़ रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है वो, है ना, तो वो एडवोकेट होता है। तो क्या एजुकेशन जो है वो पर्सन्स की जो नॉलेज या स्किल है उसको एडवोकेट करेगी, सपोर्ट करेगी, या उसको एम्पावर करेगी, या उसको दिखाएगी भाई मतलब एजुकेशन से उसकी बंदे की नॉलेज है, स्किल है, वो इम्प्रूव हो रही है। तो ये होना चाहिए, एडवोकेट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास इल्ड और इंडिकेट्स है। कह रहा है कि जो पर्सन की फॉर्मल एजुकेशन है वो इल्ड करती है। इल्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ प्रोवाइड करना। ठीक है, जब कोई भी इंफॉर्मेशन को आप इल्ड करते हो तो उसका मतलब होता है कि आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है वो देती है, क्या रिच इन्फॉर्मेशन देती है, और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ डिग्री तक जो एजुकेशन है वो इंडिकेट करती है पर्सन्स की नॉलेज और स्किल बेस को। हो सकता है ये कि एजुकेशन जो है वो क्या करती है कि मतलब बंदे के अंदर कितनी नॉलेज है, उसकी स्किल कैसी है, वो उस चीज़ों को क्या करती है, इंडिकेट करती है। तो सेकंड ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम अभी आंसर नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आपको लेके आना है, उसको सामने रिवील करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है वैसा ही हो जाएगा ये भी। फिर सेकंड ऑप्शन है डेवलप। डेवलप का मतलब होता है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करना है। ठीक है, तो रिवील जब नहीं था हमारा ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि एग्जिबिट भी जो है वो रिवील की टाइप हो जाती है। फिर कह रहा है एजुकेशन जो है वो डेवलप करती है पर्सन्स की नॉलेज और स्किल। वो कर सकती है भाई, अगर हम और ज़्यादा एजुकेशन लेते हैं, जितनी ज़्यादा एजुकेशन लेंगे तो हमारी नॉलेज और स्किल्स जो है वो क्या है, डेवलप होती रहती है। ठीक है, लेकिन जो एग्जिबिट है वो हमारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। फिर है कवर और इवोल्व्स। कवर का मतलब होता है उसको ढक लेती है। क्या जो हमारी फॉर्मल जो एजुकेशन होगी वो हमारे लिए कोई भी काम नहीं करेगी? क्या वो हमारी चीज़ों को सबको ख़त्म कर देगी? बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है इवोल्व्स। इवोल्व्स का मतलब भी वही हो जाता है कि डेवलप करना वाला। ठीक है, लेकिन कवर जो है वो यहाँ पे ठीक नहीं है कि वो क्या कर लेगी, उसको छुपा लेगी। नहीं भाई, जो भी अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ज़रूर काम आएगी, चाहे अच्छे के लिए आए या चाहे बुरे के लिए आए, थोड़ा हेल्प करे या ज़्यादा हेल्प करे, कुछ ना कुछ जो हमारा जो उसके ऊपर हमारे ऊपर जो उसका इफेक्ट है वो रहेगा। ठीक है, फिर है सरमाउंट और शोज। सरमाउंट का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर ओवरकम कर लेना, कंकर कर लेना, यानी कि जीत लेना उस चीज़ को। ठीक है, तो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो कंकर करेगी रिच, ये तो कोई भी सेंस नहीं दे रहा भाई किस चीज़ को जीत लेगी। ठीक है, तो फिफ्थ ऑप्शन जो है वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो जो हमने सेकंड ऑप्शन छोड़ा था वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, The RBI in consultation with Government of India has dash a working group to suggest measures for dash of weak public sector banks। कह रहा है जो RBI है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने कंसल्टेशन की है किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। डैश हैज ए वर्किंग ग्रुप टू सुजेस्ट, कि एक वर्किंग ग्रुप को डैश किया है सुजेस्ट करने के लिए मेजर्स फॉर डैश ऑफ वीक बैंकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी कि जो वीक पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको डैश सुजेस्ट करने के लिए भाई एक कमेटी। देखो भाई कह रहा है भाई एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जो सुजेस्ट करेगा मेजर, तो हमें पता चल रहा है कि एक कोई भी कमेटी वगैरह बनाई होगी जो जो वीक पब्लिक सेक्टर बैंक है ना उनको ठीक करने के लिए, उनको रिवाइव करने के लिए। हो सकता है भाई जो बैंकिंग सेक्टर पब्लिक बैंक जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, उनके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लेके आनी है, उनके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया होगा। ठीक है, ये कहना चाहता है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कमीशन। कमीशन जो होता है उसका मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर कोई भी एक्टिविटी के लिए कोई ग्रुप बनाना जो सिर्फ उसी चीज़ को ध्यान में रखेगा। ठीक है, ऑप्शन हो सकता है हमारा कि इस के लिए फर्स्ट जो फिलर है कि एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जो सुजेस्ट करेगा मेजर्स को। फिर कह रहा है अप्रिशिएट। अब देखो वीक बैंक है, वीक बैंक के लिए हम अप्रिशिएट करेगा क्या? अब अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने आरबीआई ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके एक कमेटी बनाई है स्पेशल कि वो अप्रिशिएट करे भी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो वीक हो रहे हैं। नहीं, ये पूरा क्या है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है। ठीक है, ये वीक की वजह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है एस्टेब्लिश। एस्टेब्लिश होता है स्थापित करना, जैसे कोई भी बिल्डिंग है वो एस्टेब्लिश होती है। फिर देखो सेकंड ऑप्शन है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर जगह होना रहने के लिए, है ना, हमारा घर होता है उसको कह सकते हैं हम एकोमोडेशन है, हमारे रहने की जगह है वो। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर कह रहा है रीशेप्ड, फिर और कह रहा है मर्जर। ठीक है, कि जो रीशेप किया है किसको, एक वर्किंग ग्रुप को, जो क्या करेगा, मेजर्स बताएगा मर्जर्स ऑफ द बैंक, कि जो वीक बैंक है उनके मर्जर के लिए। अब देखो यहाँ पे मर्जर तो हो सकता है कि वीक बैंक जो है भाई वीक हो गए हैं उनको मर्ज कर दो ताकि जो भी उनका नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा, कम होगा,
चल पड़ेंगे, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन देखो रीशेप जो है वो हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके अंदर नहीं लग रहा, क्योंकि रीशेप का मतलब होता है कि पहले कोई कमेटी बनाई हुई है उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आए हैं, ठीक है, ये इसलिए हो सकता है ये वर्ड। लेकिन एक बार हम छोड़ के चलते हैं इस ऑप्शन को, बाकी ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है एक नई, मतलब कमेटी को बनाना, एक नई चीज़ लेकर आना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब होता है कि उनके अंदर और नया जीवन लेके आना है। वाइव आपका एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है लाइफ, ठीक है। और री हो जाता है आपका दोबारा, जैसे री बैक हो गया, री हमारी एग्जाम के अंदर आती है, रिटर्न हो जाता है ना, तो वो हो जाता है दोबारा से उसके अंदर लाइफ लेके आनी है वीक बैंक के अंदर, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा है। क्यों है? क्योंकि देखो रीशेप के अंदर होता है कि जो चीज़ पहले बनाई गई है उसको दोबारा से हमें चेंजेस लेके आए हैं, लेकिन यहाँ हमें ऐसा कोई भी बात हमें गिवन नहीं है जो ये दिखाती हो कि पहले कोई कमेटी बनाई हुई थी तो उन्होंने में कोई अलग से क्या है उसको अंदर चेंजेस लेके आए हैं, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन और देख लेते हैं। फिफ्थ है ऑर्गेनाइज्ड और डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को एक बढ़िया तरीके से प्लान करना, ठीक है। कि जैसे हम कहीं जाते हैं ट्रैवल करने के लिए तो हम पहले क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारी चीज़ों को अरेंज करते हैं अच्छी तरीके से कि कैसे कहाँ जाना है, कब जाना है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो ऑर्गेनाइज नहीं होती, मतलब जो कमेटी वगैरह होती है वो ऑर्गेनाइज नहीं होती, ठीक है। तो फिफ्थ ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको थर्ड और फोर्थ में कन्फ्यूजन नहीं होगी, जो थर्ड के अंदर रीशेप और कॉन्स्टिट्यूट में जो डिफरेंस था, ठीक है। नेक्स्ट है द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ डैश रफ वेदर इन रिसेंट टाइम। कह रहा है जो इंडिया के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना वो डैश हो चुकी है रफ वेदर के अंदर भी इन रिसेंट टाइम में, यानी कि अभी रिसेंट टाइम के अंदर जो रफ वेदर आया है। रफ वेदर का मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन जो बहुत बुरी है, यानी कि मंदी चल रही होगी या कुछ और भी चीज़ें हो सकती है। इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो वो जो रफ वेदर आया था, एक डिफिकल्ट जो टाइम आया था, उसके अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डैश हो चुकी है। द टेक्सटाइल मिल इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज टू हैव डैश द स्ट्रॉम। कह रहा है जो टेक्सटाइल मिल है ना वो बहुत जो कम कंपनीज है उनमें से भी एक है जिसने टू हैव डैश द स्ट्रॉम, जिसने स्ट्रॉम को डैश कर लिया है। तो अब देखो हमें पता चल रहा है कि बहुत सारी कंपनियों में से टेक्सटाइल जो कंपनी है उसके लिए एक अच्छी बात बता रहा है, यानी कि दोनों के अंदर एक पॉजिटिव टाइप का आ सकता है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसने जो बैड टाइम आया ना उसके अंदर भी सर्वाइव कर लिया होगा। और टेक्सटाइल मिल ही उन कुछ कंपनियों में से एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो क्या है उस स्ट्रॉम को डैश कर पाई, हो सकता है। क्योंकि दोनों पॉजिटिव आने चाहिए, दोनों सेम आएंगे कि दोनों ने अगर या तो उसने मतलब सर्वाइव कर लिया है तो वो स्ट्रॉम को ओवरकम कर पाया होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ओवरकम। ओवरकम का मतलब वही होता है कि खुद कंट्रोल कर लेना या कनकर कर लेना, ठीक है भाई। जो बैड वेदर था ना, जो बैड कंडीशन जो आई थी उसको ओवरकम कर लिया, यानी उससे उभर के बाहर आ गया था, उसका कुछ भी इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं हुआ। लेकिन सेकंड ऑप्शन देखो एम्पावर कह रहा है। एम्पावर का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना और ज़्यादा इंक्रीज करना, है ना, अलाउ करना, परमिट करना, ठीक है। तो ये ऑप्शन थोड़ी हो सकता है। क्या वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्ट्रॉम को अलाउ करेगी भाई तुम और भी आ जाओ मैं ख़राब करने के लिए? नहीं भी, बिल्कुल गलत है। फिर है मैनेज्ड, कि उसने क्या कर लिया, मैनेज कर लिया रफ वेदर को भाई। मतलब कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना उसने खुद को क्या कर लिया, मैनेज कर लिया भाई, इस तरीके से हमने मैनेज कर लिया है। सेकेंड ऑप्शन है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है उसको सोख लेना, उसको उसके अंदर ही मतलब चले गए हों। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि देखो जो इंडस्ट्री है वो बैड वेदर के अंदर खुद को क्या करेगी, निकाल के लेके आएगी बाहर, उसके अंदर मैनेज नहीं करेगी भाई। क्योंकि आगे बता रहा है कि वो कुछ कंपनियों में से एक थी जो उस बैड वेदर को भी सहन कर पाई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है प्रोटेस्टेड। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो हम क्या करते हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, यानी हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो क्या जो टेक्सटाइल है वो उसको प्रोटेस्ट करेगी? नहीं भाई, ये कोई आउट ऑफ कंटेस्ट जो है ऑप्शन हमारा। फिर है विदस्टूड। विदस्टूड और सर्वाइव्ड। वो विदस्टैंड जो होता है, विदस्टैंड का मतलब होता है खड़े रहना, डटे रहना, ठीक है। और फिर कह रहा है इस स्टॉर्म से सर्वाइव किया है, ठीक है। ये हो सकता है हमारा ऑप्शन, दोनों सेम लग रहा है कि उन्होंने उस इंडस्ट्री जब बैड वेदर आया, बैड कंडीशन आई, तब वो क्या करते रहे, उस सिचुएशन में भी वो डटे रहे और उन्होंने सर्वाइव करने वाली उस स्टॉर्म से वो एक ही कंपनी थी फ्यू कंपनीज में से, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन हमारा वेंचर्ड। वेंचर्ड का मतलब होता है कि और ज़्यादा क्या करना, उसको बढ़ाना, एक नई एक्टिविटी जो कोई भी रिस्क में लगाई जाती है, जैसे बिजनेस वेंचर्स होते हैं भाई। आप एक नई एक्टिविटी चला रहे हो लेकिन उसके अंदर कुछ क्या है, आपकी जो रिस्क है वो हो सकता है, ठीक है।
और फिर कह रहा है टू हैव मैनेज स्ट्रोम, और इस जो स्ट्रोम है उसको मैनेज कर लिया। नहीं भाई, क्योंकि कोई भी जो इंडस्ट्री है वो रफ जो वेदर था, जो बैड कंडीशन आई थी ना, उसके अंदर उन्होंने कोई नया चीज़ नहीं चलाया। उन्होंने खुद को क्या किया, विद स्टूड रहे, वो विद स्टैंड रहा कि उसके साथ उस सिचुएशन को झेले रखा, उसको ओवरकम कर लिया। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है handicrafts constitute an important dash of the decentralized sector of India's economy and dash empower to overcome 6 million artisans। कह रहा है कि जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है जो भी आर्ट्स आपको हैंड से क्या किया जाता है, बनाई जाती है चीज़ें, ठीक है, उनको बोला जाता है हैंडीक्राफ्ट्स। वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक इम्पोर्टेंट डैश ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर, कि जो डिसेंट्रलाइज सेक्टर है, डिसेंट्रलाइज सेक्टर का मतलब होता है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनके ऊपर क्या होता है, कंट्रोल होता है, जैसे गवर्नमेंट वगैरह का होता है, लेकिन वो एक सिंगल बंदे से कन्वर्ट होके अलग अलग लोगों के पास चली जाती है। स्मॉल स्मॉल जो इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रियल होते हैं, या फिर बिजनेसमैन होते हैं छोटे छोटे, जो भी मतलब गांव विलेज के अंदर या फिर डिस्ट्रिक्ट में सोसाइटी में जो स्टार्ट कर लेते हैं, उनको भी वो क्या मिल जाता है, उनके अंदर वो डिवाइड हो जाती है वो चीज़ें। ठीक है, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज, यानी कि सेंट्रलाइज हो जाता है जिसमें एक का वर्चस्व हो, है ना, सेंटर का वर्चस्व, और वो डी हो गया नेगेटिव, यानी उसको फैला दिया गया है। किसका, इंडियन इकोनॉमी का। एंड डैश एम्पावर टू ओवर 6 मिलियन आर्टिजन, और जो एम्पावर करती है, क्या एम्प्लॉयमेंट देती है किसको, 6 मिलियन आर्टिजन्स को, यानी कि वो एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को, क्या करती है, मतलब कि जो जॉब है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, फर्स्ट है आपका फैक्टर्स। ठीक है, देखो हैंडीक्राफ्ट्स कॉन्स्टिट्यूट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। अब ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, एक फैक्टर है ये जो क्या करता है, जो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी है उसको दिखाता है। ठीक है, फिर है एम्स, जिसका एम्स एम्पावरमेंट, क्या ये होना चाहिए कि उसका एम जो है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट देना है ना, किसको, जो 6 मिलियन आर्टिजन को है। तो यहाँ पे एम्स डायरेक्ट नहीं आएगा, एक तो आपका फैक्टर भी जो है ऑप्शन नहीं होगा, या तो फैक्टर होता कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका, किसका, जो आपका हैंडीक्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूट है उसका। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है कोई एडिशनल, जैसे एक्सटेंशन बोर्ड होता है, उसमें क्या करते हैं हम, वायर मतलब जहाँ तक पहुँच रही है उसको अगर हमें थोड़ी दूर और पहुँचाना है तो हमें एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करता है, एक एडिशनल देता है चीज़ को। ठीक है, तो वो होता है एक्सटेंशन। फिर है एंड प्लान्स एम्प्लॉयमेंट, अब प्लान करता है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, और एक्सटेंशन का मतलब हो जाता है वो एडिशनल है। ठीक है, कि एक एडिशन आपका क्या है, डिसेंट्रलाइज सेक्टर का एक एडिशनल पार्ट है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट होता है किसी चीज़ का पार्ट या फिर कोई भी सेक्शन। अब जो हैंडीक्राफ्ट है वो डिसेंट्रलाइज्ड का एक पार्ट है, एक क्या है, सेक्शन है, जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट टू 6 ओवर को। ठीक है, ये हो सकता है कि जो एक पार्ट है जो 6 मिलियन जो आर्टिजन है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा सप्लायर। सप्लायर का मतलब होता है जो सप्लाई करता है, जैसे छोटी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कंपनी होती है वो चीज़ों को सप्लाई करती है, छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको, या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ये हैंडीक्राफ्ट सप्लाई की तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है, फिर है पीरियड। पीरियड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक पीरियड है, तो पीरियड की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक पार्ट बता रहा है भाई, उसका एक हिस्सा है जो क्या करता है, मतलब एक जो डिसेंट्रलाइज सेक्टर है ना, उस सेक्टर का एक हिस्सा है कौन, हैंडीक्राफ्ट्स, और वो क्या करता है, 6 मिलियन जो लोग हैं, आर्टिजन जो है, उनको जो जॉब्स हैं वो प्रोवाइड करता है। तो इसमें पीरियड की तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है, ये सेकंड और थर्ड में जो कन्फ्यूज़न होनी चाहिए वो ये है, थर्ड होगा हमारा आंसर। क्यों होगा, क्योंकि जो ये एक्सटेंशन बता रहा है, एक्सटेंशन होता है एडिशनल। ठीक है, एक एडिशनल की कोई बात नहीं है, कि दो बात नहीं बता रखी हमें भाई, एक सेक्टर ये है दूसरा वो है, उसमें हैंडीक्राफ्ट जो है वो ये एडिशन करता है, कोई नई चीज़ की एडिशन नहीं बता रहा, लेकिन ये बता रहा मेन जो बात है वो ये है कि वो एक उसका डिसेंट्रलाइज सेक्टर जो है उसका एक पार्ट है जो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा जो पैराजंबल है वो करते हैं। पैराजंबल के अंदर पहले हम सभी जो
लाइन्स है उनको पढ़ते हैं। फिर इसमें हम एक जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है उसको ढूंढते हैं कि जो हमारा पैराजम्बल होता है उसको करने का बेस्ट वे यही है कि सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ो, फिर देखो क्या कोई नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो ऑप्शन है, क्योंकि जो प्रोनाउन होगा वो आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि जो पहले अगर नाउन की बात हुई है, मान लो राम की बात है तो राम वाला सेंटेंस पहले आएगा, ही वाला सेंटेंस जो है वो बाद में आएगा। ठीक है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं सेंटेंस क्या है। एज एन इंडिविजुअल यू कैन नॉट सी बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। कह रहे कि एक इंडिविजुअल की तरह ना आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते, उससे बियॉन्ड नहीं देख सकते। ठीक है, द वर्ड मास्टर डजेंट रेफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन। कह रहा है कि जो वर्ड मास्टर होता है ना वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट नहीं करता, रेफर नहीं करता। ठीक है, फिर कह रहा है एंड एज यू आर यू कैन नॉट एनविजन ए मास्टर। कह रहा है एंड और जैसे तुम हो ना वैसे तुम एनविजन नहीं कर सकते किसको, मास्टर को। मास्टर को एनविजन का मतलब होता है आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, आप क्या नहीं कर सकते, उसको इमेजिन नहीं कर सकते, किसको, एक मास्टर को। ठीक है, फिर कह रहा है दिस इज द स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ये जो है एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस की स्टेट है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस का मतलब होता है कि हमारे अंदर एक स्पिरिचुअलिटी आती है कि हम कैसे उस चीज़ को देखते हैं, कैसे उस चीज़ को महसूस करते हैं। ठीक है, फिर दिस इज़ द रीज़न द मास्टर्स अपीयर फ्रॉम टाइम टू मैनिफेस्ट दैट द स्टेट ऑफ अवेयरनेस द लाइट एब्सोल्यूट एंड द पाथ लेड डाउन बाय अदर मास्टर्स। कह रहा है कि यही रीज़न है कि जो मास्टर है ना वो टाइम टू टाइम अपीयर होते हैं, क्या करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, यानी क्लियर, मैनिफेस्ट का मतलब होता है क्लियरली शो करने के लिए कि जो स्टेट ऑफ अवेयरनेस है कि हम कितने अवेयर हैं उस चीज़ के बारे में, या लाइट एब्सोल्यूट एंड द पाथ लेड डाउन बाय अदर मास्टर्स, ये दिखाने के लिए कि हमें कितनी जो पाथ है या जो स्टेट ऑफ अवेयरनेस है, हमें कैसे पाथ पे चलना चाहिए, वो एक मास्टर से दूसरे मास्टर पे क्या है, ट्रैवल होता रहता है। उसको ले डाउन क्या होता है, लेड डाउन होता है। लेड डाउन का मतलब होता है कि मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया, फिर मैंने किसी और को सिखाया, वहाँ से वो पास आउट होता रहता है। अब देखो कुछ चीज़ें मास्टर का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो ये कहना ये चाहता है कि जैसे हम अपनी कोई भी पावर है, जैसे हम अपने मतलब सेंस है, हमारी जितनी भी सेंसेस है उनके ऊपर हम अपने मास्टर कर लेते हैं कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है। उन मास्टरी की बारे में बात करें, उस मास्टर के बारे में कि कैसे हम अपनी जो बॉडी है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे हम अपने चीज़ों पर कंट्रोल कर पाएंगे, उन चीज़ों के बारे में ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, तो दोबारा से हम देखते हैं इसमें कहना क्या चाहता है, मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं लाइनों को। देखो फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि आप एक इंडिविजुअल की तरह ना उस चीज़ को क्या है अपनी अंडरस्टैंडिंग से परे नहीं सोच सकते। भाई एक मतलब बंदा जो है वो नॉर्मल बंदा जो है वो ना क्या नहीं कर सकता, अपनी अंडरस्टैंडिंग से परे नहीं सोच सकता। ठीक है, फिर कह रहा है द वर्ड मास्टर डज नॉट रेफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन। तो देखो ये लाइन जो है ना ये एक इंडिपेंडेंट लाइन लग रही है, और बाकी जो मास्टर की बात कर रहा है उसमें सबसे इफेक्टिव लग रही है ये कि ये एक मेन चीज़ बता रहा है कि जो वर्ड मास्टर है ना वो एक स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट नहीं करता। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन हो सकती है। सही, थर्ड देखते हैं एंड एज यू आर। अब देखो एंड यू एज यू आर यानी इससे पहले कोई ना कोई बात जो है वो बताई गई होगी कि जैसे तुम हो ना तो तुम क्या है एक एनविजन नहीं कर सकते एक मास्टर को। कौन से मास्टर को, भाई एक ऐसा जैसे स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं वो मास्टर होते हैं किस चीज़ के, अपनी खुद को जो अंडरस्टैंडिंग होती है या अपनी जो इंद्रियां होती है उनको कंट्रोल करने में मास्टर होते हैं, है ना। तो आप वो उसके बारे में आप इन्विजन, उसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो लाइन है थर्ड ये किसी ना किसी से कनेक्ट होगी। ठीक है, फिर कह रहा है दिस इज द स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। जो ये है वो एक किसकी स्टेट है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस की। अब देखो ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि कह रहा है कि दिस, कौन सी दिस, वो दिस की बात कर रहा है, वो क्या है, ये एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस की स्टेट है। अब ये दिस देखो ये हो सकता है कि जो मास्टर वर्ड है ना वो एक स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट नहीं करता, लेकिन ये जो स्टेट है ना वो एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस होती है। भाई हर किसी बंदे की बस की बात नहीं है कि वो खुद के ऊपर क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, खुद की बॉडी का मास्टर हो सके, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस है। भाई हमें ना अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, अपनी अंतरात्मा जो है उसके अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी, खुद पे मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। आप एक इंडिविजुअल वो नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने बता दिया कि एक
जो स्पेसिफिक पर्सन है उसके लिए नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस है। ठीक है, फिर कह रहा है दिस इज़ द रीज़न, ये रीज़न है कि जो मास्टर्स है ना वो टाइम टू टाइम अपीयर होते हैं, और क्या करने के लिए, उस चीज़ को दिखाने के लिए भी हमारी जो स्टेट ऑफ अवेयरनेस है वो कैसी है, या हमें कैसे अपने जो बॉडी है, अपना माइंड है, उसको कैसे लेकर चलना है, और ये एक मास्टर से दूसरे मास्टर पे ट्रैवल होती रहती है। ठीक है, ये दो रीज़न है, यानी कि ये थोड़ा एक कंक्लूजन बता रहा है लास्ट में कि ये ऐसा होना चाहिए। अब हमने देख लिया कि बी जो है वो कनेक्ट हो रहा है डी से, यानी बी के बाद आपका डी आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ फर्स्ट में बात कर रहा है कि एक इंडिविजुअल उस चीज़ को नहीं समझ सकते। कौन सी चीज़ को नहीं समझ सकते? जो एक ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस है ना, वो नहीं समझ सकते। किसको भाई? जब आप एक ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस है ना, वो उसके बारे में बता रहा है कि एक इंडिविजुअल जो है ना वो उससे परे नहीं देख सकता। ठीक है, क्योंकि वो ना तो एक स्पेसिफिक जो मास्टर है वो एक स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट नहीं करती, और क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस होती है, और जिसको जो इंडिविजुअल है ना, अगर वो उसके अंदर नहीं है तो एक इंडिविजुअल जो है, मतलब एक साधारण जो व्यक्ति है ना, वो उस अपनी चीज़ से परे नहीं सोच सकता। ठीक है, तो ए जो है वो हमारा डी के बाद आएगा, और जो सी है वो ए के बाद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो ये कह रहा है कि अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे परे नहीं सोच सकता, और आप जैसे हो ना वैसे आप मास्टर को भी इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो सी ए जो है वो सी और ए और सी जो है वो दोनों साथ में आएंगे। किसके साथ में आएंगे? बी के बाद डी आएगा, डी के बाद ए, और ए के बाद सी आएगा। फिर जो लास्ट में आपका रीज़न बचा था कि यही रीज़न है, कौन से का रीज़न है कि आप एनविसा नहीं कर सकते, एक मास्टर को इमेजिन नहीं कर सकते। यही रीज़न है कि मास्टर को टाइम टू टाइम आना पड़ता है आपको ये चीज़ें समझाने के लिए, दिखाने के लिए, भाई कैसे चीज़ें, कैसे जो चीज़ें हो रही हैं उनको कैसे आपको बढ़िया तरीके से करना है, ताकि आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बियॉन्ड जा सको। ठीक है, अपने जो सेंसेस है उनको कंट्रोल कर सको, उनको अपने अनुसार ढाल सको, वो तब हो सकती है। ठीक है, तो हमारी जो सीक्वेंस है वो बनेगी बी डी ए सी और ई। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको सेंटेंसेस जो थे उनको कनेक्ट करना था। एक दो सेंटेंसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करके देखो। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंडिविजुअल सेंटेंस है उसको ढूंढो, कि जिस जो इंडिविजुअल नहीं, इंडिपेंडेंट जो सेंटेंस है उसको ढूंढो कि एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है जिसके ऊपर किसी का कोई भी इफेक्ट नहीं है, वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। और उसके बाद जो भी दो दो लाइनें कनेक्ट हो रही है उनको आपस में जोड़ते जाओ, कनेक्ट करते जाओ, तो पैराजम्बल आराम से हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करने से ही ये चीज़ें हमारी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।